बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियो सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का जो सिलसिला शुरू हुआ, दौरा बांग्लादेश में अब तक बरकरार है। चाहे बांग्लादेश को क्रिकेट माहिरीन कमज़ोर हरीफ ही तस्वुर करें, लेकिन यही बांग्लादेश अपने मैदानों पर मुश्किल टीम साबित होती रही है। पाकिस्तान के ओपनर्स और फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस ने चट्टागोंग के पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से फतहयाब किया, मगर पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की नाकामी और स्पिन बॉलिंग अटैक की खामियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बांग्लादेशी टीम भी शकीबुल हसन और तास्किन अहमद की वापसी से कमज़ोर दिखाई नहीं दे रही और ढाका के शेर बंगला स्टेडियम मीरपुर में पाकिस्तान टीम के लिए बांग्लादेशी टीम मुश्किल हरीफ बन सकती है दूसरे टेस्ट मैच में। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच हफ्ते से मीरपुर में शुरू हो रहा है। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 3 टेस्ट, 4 एक रोज़ा मैच और 1 T20 इंटरनेशनल खेला। सीधा रऊफ़ की तरफ चलेंगे। रऊफ़, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच में जहां आबिद अली पहली इनिंग में 133 और दूसरी इनिंग में 91 रन बनाने में कामयाब रहे, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एवॉर्ड उन्होंने हासिल किया। पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 7 विकेटें हासिल की शाहीन शाह अफरीदी ने और इस परफॉर्मेंस से उनकी ICC रैंकिंग बेहतर हुई और 7 ही विकेटों का आउट किया हसन अली ने। तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको? जी, ओवरऑल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की इस टेस्ट में और पाकिस्तान ने कम्प्लीटली इसमें डोमिनेट किया है। इसमें जो आबिद अली है, उनकी परफॉर्मेंस दोनों इनिंग में बहुत ही शानदार रही है। स्पेशली जो डेब्यूटेंट थे अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है दोनों इनिंग्स में। और उसके बाद जो सबसे अच्छी बात है कि जो पाकिस्तान के जो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं वो इनफॉर्म है और दोनों ने बिल्कुल एक फ्लैट पिच, जो कि इतनी ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए, उसमें भी इतनी बहुत ही एक आप कहते हैं कि बेहतरीन किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा किया। फर्स्ट इनिंग में हसन अली ने 5 आउट किए, उसके बाद सेकंड इनिंग में वो आपके शाहीन अफरीदी हैं, उन्होंने 5 आउट किया। और इसी तरह पार्टनरशिप में ये सिलसिला चलता है कि अगर आपके पास 2 प्राइम बॉलर्स हों तो वो किसी भी गेम का नक्शा बदल सकती है और इन्होंने बिल्कुल प्रूव किया। दूसरी जानब जो बांग्लादेश के बॉलर थे ताजुल इस्लाम, उनकी बॉलिंग की तारीफ ना करना भी ज़्यादती होगी। उन्होंने भी बहुत ही शानदार बॉलिंग की, मगर ये उनके प्रॉब्लम ये था कि उनको दूसरी जानब से किसी बॉलर का सपोर्ट नहीं मिल सकी उनको। रऊफ़, आप पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को सराह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीधा आपसे पूछूंगा, क्या दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में किसी तब्दीली की बाज़गश्त है? क्या बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है दादू से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद महमूद की? क्या उनको नोमान या फिर साजिद की जगह टीम में शामिल किए जाने की तवक्को की जा सकती है या नहीं? या ये देखें, आज भी पाकिस्तान का ऑप्शनल सेशन था, सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए नहीं आए। तो मेरा ख्याल कल जब टेस्ट मैच से पहले आखिरी प्रैक्टिस सेशन होगा उस वक्त पता चलेगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि बिल्कुल जाहिद महमूद 2-3 टूर से टीम के साथ है, उनको मौका मिलना चाहिए। और अगर हमने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनको ट्राई नहीं किया और यासिर शाह ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ फिट ना हो सके तो फिर हमारे पास राइट आर्म लेग स्पिनर का मसला हो जाएगा, तो उनको मौका देना चाहिए। हसन अली के बारे में इत्तलात हैं कि शायद वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो वाइट बॉल सीरीज़ है उसमें उनको रेस्ट दिया जा रहा है, तो हसन अली तो मुझे इस दूसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी या फ़हीम अशरफ में से कोई एक और फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके अब्बास को मौका दे दिया जाए, या नसीम शाह पीछे बैठे हुए हैं, नसीम शाह को भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो भी लंबी इंजरी के बाद वापस आए। लेकिन एक ये मेरी ज़ाती राय है, लोग शायद इससे इत्तफाक ना करें, कि रिजवान को भी रेस्ट दे दें। देखिए, आगे पाकिस्तान का नॉन स्टॉप सीज़न है, अभी वेस्ट इंडीज़ के 6 मैचेज़ हैं, उनमें भी सुनने में आ रहा है कि रिजवान जो हैं वो तो खेलेंगे, सरफराज को रेस्ट दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में सरफराज को ये दूसरा टेस्ट खिलाना चाहिए ताकि पता तो चले। एक T20 हमने उनको खिलाया, मेरे ख्याल में एक T20 से किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जज नहीं होती। ये टेस्ट मैच सरफराज को खिला लें ताकि पता चले कि वो बैटिंग में कुछ कर सकते हैं, विकेट कीपिंग में कुछ कर सकते हैं, ताकि अगर वो नहीं कर सकते तो फिर किसी यंगस्टर्स को मौका दें। लेकिन पाकिस्तान टीम का अगर आप माजी का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियों पर बिलीव नहीं करते। तो अगर उस रिकॉर्ड को देखें तो फिर तो बहुत लंबी चौड़ी हमें तब्दीलियाँ नज़र नहीं आ रही। लेकिन मेरे ख्याल में जाहिद महमूद
सरफराज अहमद और नसीम शाह, ये 3 चेंजेस अगर हो जाएं तो बांग्लादेश के लिए फिर भी हम भारी होंगे। चिटागोंग टेस्ट में पाकिस्तानी ओपनर्स ने तो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन कप्तान बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में एक भी सेंचुरी बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। बाबर आजम ने टेस्ट में 7 की औसत से 30.9 जो उनकी औसत रही है उससे 340 रन स्कोर किए हैं। वो 3 निफ सेंचुरियाँ बनाने में तो कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके क्रेडिट पर एक सेंचुरी भी शामिल नहीं है। उनका बेहतरीन स्कोर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में रावलपिंडी में 77 रन रहा। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बाबर आजम मजमूई तौर पर 23 ही रन बना सके। पहली इनिंग में वो 10 और दूसरी इनिंग में वो नॉट आउट रहे 13 रन स्कोर करके। तो रऊफ़, जहाँ पर पाकिस्तान टीम में तब्दीली के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बांग्लादेश का वो बॉलिंग अटैक जो पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में तेजुल इस्लाम के गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया, अब उसमें शाकिब उल हसन इन हो रहे हैं, तास्किन अहमद इन हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमारा मिडल ऑर्डर जो डिलीवर नहीं कर सका पहली इनिंग में, हमारी दोनों इनिंग्स में बैटिंग जो है वो ओपनर्स के गिर्द घूमती रही, चैलेंज होगा हमारे लिए? जी बिल्कुल, डेफिनेट चैलेंज होगा और इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा शकीब अल हसन से, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी बैटिंग में भी कोई हेल्पफुल हो सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा वो बाहर रहे हैं टीम से और उसके बाद वापस आकर वो जो पाकिस्तान के 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं जो हसन अली और शाहीन अफरीदी, उनको किस हद तक कामयाबी से हैंडल कर सकते हैं। तो बाकी जहाँ तक चेंजिंग की बात हो तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो ये मैनेजमेंट है वो कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग पर जाएगी। जाहिद महमूद को इनके पास पहले भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी कि उनको चांस वगैरह दिया जा सकता था, मगर पता नहीं किस चीज़ का खौफ है कि ये जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको चांस देने से डरते हैं, और जो एक इनके पास पहले ऑलरेडी एक टीम है उसी पे ये ज़्यादातर बिलीव करते हैं। और अभी जो जिस तरह स्पिन बॉलिंग एक्सपोज हुई है तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक वाइड चेंज यही हो सकती है कि आप किसी भी स्पिनर की जगह जाहिद महमूद को चांस दें और उनको अभी आजमाया जाए कि वेदर के वो इंटरनेशनल लेवल पर या टेस्ट क्रिकेट में और डिलीवर करने में कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरा, फ़हीम अशरफ का मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा रिस्क लेगी मैनेजमेंट, क्योंकि अगर पहली इनिंग में फ़हीम अशरफ बैटिंग ना करते अच्छी तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन सकता था। इससे पहले भी अगर आप सीरीज़ देखें पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका से, तो उसमें भी सिंगल हैंडेडली जो फ़हीम अशरफ का स्पेशली टेस्ट मैचेस में जो रोल था वो बहुत ज़्यादा बैटिंग में इम्पॉर्टेंट था, और पाकिस्तान की जो सक्सेस है वो उनकी बैटिंग की वजह से हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी जल्दी टीम से आउट करके किसी बॉलर को उनकी जगह चांस दिया जाएगा। तो माजिद भट्टी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इस दूसरे टेस्ट मैच को, जहां रऊफ़ तब्दीलियों के हवाले से कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे और उनको लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन ही कंटिन्यू रहेगा? जी हाँ, देखें, बाबर आजम का अगर आप चूँकि पिछले 1.25 साल से पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो बाबर आजम भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियों पर यकीन नहीं रखते। सकलैन मुश्ताक इंटरम पीरियड के लिए आए हैं, इसके बाद वो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी होंगे। वो भी चाहेंगे कि टीम एक अच्छे नोट के साथ फिनिश करे, ताकि जब परमानेंट कोच रखने का वक्त आएगा तो उनका केस भी थोड़ा मजबूत होगा। डेफिनेटली अब वो भी हेड कोच के कैंडिडेट बनेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे। लेकिन पीसीबी जिस तरह बाज़ दफ़ा टीम मैनेजमेंट को एडवाइस करती है या चीफ सिलेक्टर कहते हैं कि इन लड़कों को आप ट्राई कर लें, तो मेरे ख्याल में जाहिद महमूद को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यासिर शाह की फॉर्म का भी मसला है। यासिर शाह की जो फिटनेस है वो भी काफ़ी अरसे से मशकूक रही है, लिहाजा हमें राइट आर्म लेग स्पिनर चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पहुंचेगी मार्च में तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आप देखें जब भी पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ अटैक किया है। तो अगर अच्छे साबित हो गए जाहिद महमूद तो यासिर शाह भी फिट हो गए तो 2 लेग स्पिनर भी हम खिला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जाहिद महमूद को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए इस दूसरे टेस्ट मैच में। अब्दुल माजिद भट्टी कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान हफ्ते से मीरपुर में 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है। सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे उस खेल की जिसमें पाकिस्तान का कभी तूती बोला करता था, स्क्वॉश। वो खेल
जिसमें पाकिस्तान दुनिया पर हुक्मरानी किया करता था, जिसके लिए दुनिया के खिलाड़ी पाकिस्तान की मिसाल दिया करते थे और कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सानी नहीं हुआ करता था। और इस खेल की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनाने वाले लेजेंड स्कॉश खिलाड़ी जहांगीर खान बने। जहांगीर खान 10 दिसंबर 1963 को पेशावर के इलाके नवाकली में पैदा हुए। अगरचे जहांगीर खान के वालिद रोशन खान स्कॉश के मारूफ खिलाड़ी थे और 1957 में आलमी चैम्पियन बन चुके थे, मगर रोशन खान अपने बेटे तुरसम खान को स्कॉश का आलमी चैम्पियन बनवाना चाहते थे। तुरसम खान की ज़िंदगी ने वफा न की और रोशन खान ने जहांगीर खान को स्कॉश मुकाबलों के लिए तैयार किया। जहांगीर खान के लिए अपने बड़े भाई की वफ़ात के साथ 12 साल की उम्र में 2 हर्निया के ऑपरेशन के बाद इस खेल में नाम कमाना आसान ना था, मगर लगन अगर सच्ची हो तो कामयाबी कदम ज़रूर चूमती है। जहांगीर खान पहले बरस तो स्कॉश के मैदान में ब्रिटिश ओपन में न जीत सके, मगर इसी बरस उन्होंने अपने हमवतन कमर जमान को वर्ल्ड ओपन स्कॉश टूर्नामेंट के फाइनल में शिकस्त देकर कामयाबियों और कामरानियों की शाहरा पर कामयाब अंदाज में कदम रखा, जिसकी मिसाल सिर्फ स्कॉश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर खेलों में भी ढूंढने से नहीं मिलती। जहांगीर खान 1981 से 1986 तक हर मुकाबले में नाकाबिल शिकस्त रहे। जहांगीर खान 1993 तक स्कॉश की दुनिया पर राज करते रहे। इस दौरान उन्होंने स्कॉश की हर बड़ी चैंपियनशिप जीती। अपने करियर में जहांगीर खान ने 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन और 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन स्कॉश टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया। उनका 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन स्कॉश टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड तो जहांगीर खान तोड़ चुके हैं, मगर उनका 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीतने का रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। स्कॉश लेजेंड, पाकिस्तान का फ़ख्र, जहांगीर खान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे जहांगीर खान साहब आपको। बहुत बहुत और शुक्रिया। पाकिस्तान स्कॉश के खेल में आपके दौर में जहां था आज नहीं है, वजह? बड़ा अफसोस होता है क्योंकि जो एक बार सेट किया गया था हमारे बुज़ुर्गों ने भी और जो हम लोग उसके बाद आए, तब एक जगह पे आप जब 30 साल ब्रिटिश ओपन चैम्पियन रहा हो और जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो अफसोस होता है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है क्योंकि जब मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि अगर टैलेंट है तो टैलेंट के साथ उस तरह की लेवल के प्लेयर्स भी आने चाहिए, मगर सबसे बड़ी अफसोस ये होता है कि जितना इस गेम ने मुल्क को दिया उतना मुल्क ने इसको नहीं दिया, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल के दौर में जिस तरह हर खेल की तरफ तवज्जो देते हैं, लोग फैसिलिटीज़ देते हैं, सारी चीज़ें चल रही थी, उस प्रोग्राम उस हिसाब से चल रही थी, तो प्रोफेशनल अंदाज में होता है। हमारा आज तक स्पोर्ट्स के हवाले से अभी भी ज़ीरो है इसमें। और यही मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि नहीं हो सकता है, मुमकिन हर चीज़ है, मगर उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है और इसकी एक्सपर्टीज़ उन लोगों को लेके चलना चाहिए कि जो उसको समझते हैं। हमारे वो लोग चलाते हैं जिसको पता ही नहीं चीज़ का। तो ये आज आपने खुद ही न्यूज़ सुनी होगी कि एशियन लेवल पर हम लोग कभी तरजीह भी नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे कि हम खेलेंगे। हम अपने जूनियर्स को खिलवाते थे उस टाइम पे और वो भी जीत के आ जाता है। आज हमारे मेन सीनियर प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं और जापान से दूसरी इंडिया से इन लोगों से हार रहे हैं। आप जिस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हम अपने देखने वालों को भी बता देते हैं। और जिस खेल में जहांगीर खान और जहांगीर खान की अलहदगी के बाद पाकिस्तान में स्कॉश का खेल तारीखियों में डूब गया। पाकिस्तान टीम इन दिनों मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में 20वीं एशियन टीम स्कॉश चैंपियनशिप में शरीक थी, जहां उन्हें बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है। भारत ने वर्ल्ड स्कॉश की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान को टीम इवेंट में शिकस्त से दो चार किया है। आसिम खान और तैयबुल इस्लाम को भारतीय खिलाड़ियों के हाथों शिकस्त हुई। अलबत्ता नासिर इकबाल भारतीय हरीफ के खिलाफ फतहयाब हुआ और इंडिया ने 2-1 से फतह समेटी। जुमेरात को पाकिस्तान टीम का मुकाबला जापानी टीम से था, जिन्होंने पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन और इसके खिलाड़ियों की तैयारियों की कलाई खोल दी और पहली मरतबा स्कॉश में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। यहाँ भी पाकिस्तान के नंबर 1 तैयब असलम और अहमद फरीद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलबत्ता नासिर इकबाल ने हरीफ खिलाड़ी के सामने कामयाबी समेटी, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वर्ल्ड रैंकिंग में तनज़्ज़ुली हो गई है। पाकिस्तान के टॉप प्लेयर तैयब असलम 42 में से 47वें नंबर पर चले गए हैं। आज़म खान 68 में से 70वें और अहमद फरीद 113 से 115वीं पोजीशन पर चले गए हैं। तो जहांगीर खान साहब, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखें, अफसोस होता है जिस तरीके से इसकी अफेयर्स चला रहे हैं यहाँ पे लोग। और मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई पूछने वाला ही नहीं है इस चीज़ का कि यार आप एक वक्त में कहाँ थे और आज आप कहाँ पे बैठे हैं। हम एशियन लेवल की बातें कर रहे हैं। एशियन लेवल तो कोई स्टैंडर्ड नहीं था हमारे, क्योंकि एक ही कंट्री से उस टाइम पे या तो मलेशिया होता था या सिंगापुर होता था या हांगकॉन्ग होता था। आज तो वो कंट्रीज जीत रही है जिनका कभी उस वक्त शुमार ही नहीं होता था। अब जापान जैसी कंट्री जिनको हमने सिखाया है, इंडिया के ऐसे प्लेयर थे जिनको पता ही नहीं था इस चीज़ का, आज वो आपसे डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप एशिया के अंदर
टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपकी 5वीं और 8वीं पोजीशन चल रही है, तो आप वर्ल्ड लेवल पे क्या खेलेंगे? लेकिन जहांगीर खान साहब, आप समझते हैं किसी हद तक इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं। आप 2002 से 2008 तक वर्ल्ड स्कॉच फेडरेशन के 7वें सदर मुंतखब हुए। इस वक्त आप पाकिस्तान स्कॉच फेडरेशन के एजाज़ी सदर हैं और आलमी सतह पर जहांगीर खान के बगैर स्कॉच का नाम मुकम्मल नहीं होता। माजरत, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि चिराग तले अंधेरा है, तो हम मानेंगे आप इस बात को? देखें, एक चीज़ की मैं बताऊँ, पाकिस्तान स्कॉच फेडरेशन में अभी कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एजाजी कुछ टाइटल है, सर आपकी आवाज़ तो पूरी दुनिया तक है, तो पाकिस्तान बिल्कुल है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, जब तक आपके पास अथॉरिटी ना हो और आपको सही उसका इस्तेमाल ना करना आता हो, तो फिर मेरे ख्याल से किसी को अपना शोल्डर देना भी नहीं चाहिए कि जो उसको मिसयूज़ करे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरीके से फेडरेशन चलती है, जिस तरीके से इसको होना चाहिए, उसी स्ट्रक्चर पे है ही नहीं। अब आप मुझे बताएं कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो फेडरेशन हैं इस वक्त वो नॉन प्रोफेशनल लोग चलाते हैं इसको। अब ये जिनका काम जिस फील्ड में वो अपने माहिर रखते हैं या माहिरत रखते हैं, उनका ये काम नहीं है। अगर मैं अपने किसी फील्ड को छोड़ के किसी और काम में हाथ डालूँ तो ज़ाहिर बात आपको पता होगा उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जिसको मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया। तो ये अकाउंटेबल होनी चाहिए इस चीज़ पे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास माशाल्लाह एक से एक लेजेंड पड़े हैं, आप उसको इस्तेमाल करें और उसको सही मानों में एक अथॉरिटी दें और इसको अकाउंटेबल बनाएं कि हाँ ये ऐसे होता है या ऐसे नहीं होता है। जहांगीर खान साहब, आप 500 लगातार मैच जीते। जब आप कोर्ट में उतरा करते थे तो जीत और जहांगीर खान एक नाम हुआ करता था। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे दौर में ये बात कर रहे हैं, आप एक ऐसे दौर में पाकिस्तान स्कॉच फेडरेशन पर उंगली उठा रहे हैं जब आपके बेहतरीन दोस्त पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम के कप्तान इमरान खान साहब, जब दिल चाहता है आप उनके पास मिलने के लिए चले जाते हैं। उनके होते हुए आप ये शिकायत करें, आपको तो सीधा उनको फ़ोन करना चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए। देखिए इमरान खान साहब, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये आपने खुद ही सुना होगा, इमरान भाई ने भी पिछले दिनों ही जब लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर के सवालात हुए थे तो उस पर स्पोर्ट्स का भी मौजू उठा था, तो उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जितना टाइम मैंने देना चाहिए था या जितना मैंने 3 साल या 3.5 साल मेरे हो गए हैं, स्पोर्ट्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक ज़माने में डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स होती थी यहाँ पे, आपने उसको भी ज़ीरो कर दी है। तो आप मेरे को बताएं कि आजकल के बच्चे किस ज़रिए से आ सकते हैं, आपके क्या सपोर्ट उनको मिल सकती है। जो चीज़ हमारे पास पहले थी वो भी अब ख़त्म कर देते हैं, तो आप कि ना कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना कोई काउंसिल लेवल है, और फिर आप गवर्नमेंट लेवल पर बात करें तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें, बहुत से स्पोर्ट्स ऐसे हैं, जैसे क्रिकेट की एग्जाम्पल है, क्रिकेट तो खुद ही चलता है, उनके पास इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मगर जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं वो कहाँ से आएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हॉकी है, आपकी स्क्वॉश है, आपकी बॉक्सिंग है, आपकी फुटबॉल है, कितनी गेमें हैं आपके पास। आप आज उनका देख लें कि हाल क्या है बच्चों का और कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं। जहांगीर खान साहब, आप पाकिस्तान में खेलों का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान में जब खेलों की तारीख लिखी जाएगी तो जो टॉप 10 स्पोर्ट्समैन होंगे उनमें आपका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। लेकिन आप समझते हैं कि आपने जो भी बात की डिपार्टमेंट की, ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हिट हुआ, और क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो क्रिकेट में तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन जब PSL उन्होंने शुरू की और उसकी इफ्तिताही तकरीब में ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग के लिए उन्होंने आपको बुलाया, क्रिकेट के खिलाड़ी पीछे खड़े थे और जहांगीर खान साहब ट्रॉफ़ी लेकर आ रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग की। तो आपके दोस्त हैं इमरान खान साहब, वजारत उज़्मा की मसनद पर मौजूद हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी तो बोल बोल कर थक गए। आपने उनसे कहा कि खान साहब ये आप क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने उनको कहा बिल्कुल इस चीज़ पे, वो उस चीज़ पे एग्री नहीं। वो कहते कि यार सिस्टम हमारा जो है इंग्लैंड जैसा होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जैसा। मैंने उनको कहा कि देखें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर हर चीज़ में कंपैरिजन करें। आपका वेलफेयर स्टेट उस तरह होना चाहिए जिस तरह वो करते हैं, मगर वहाँ तो सिस्टम उस सालों से क्या मतलब 100 सालों से चला आ रहा है। मगर आप जिस सिस्टम से हम लोग आए हैं, जैसे मैं खुद डिपार्टमेंट से आया हूँ, इमरान भाई खुद के लिए हैं, मियाँ दाद है, वसीम अकरम, ये कहाँ से आए थे? ये डिपार्टमेंट से आए थे। तो ये एक सपोर्ट मिलती है आपको। अगर आप डिपार्टमेंट के साथ इसको पैरेलल में चलाते और इसको मजबूत करते तो फिर आप इसको ख़त्म करते तो वो बुरी बात नहीं थी। मगर आपने यहाँ ख़त्म कर दिया, यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं आपके पास। तो आज आप देखें कितने आपके पास स्पोर्ट्समैन इस वक्त आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। स्कॉच लेजेंड, 6 बार वर्ल्ड ओपन, 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन चैम्पियन और वर्ल्ड स्कॉच फेडरेशन के एजाज़ी सदर जहांगीर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ख़ास दिल बर्दाश्ता, दिल गिरफ्तार हैं एशियन सतह पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मायूस कुन कारकर्दगी पर। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।